दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले एमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तर ईमान साहब ने पार्टी को लेकर लोगों के सामने दिल की बात शेयर की है। 2009 में नीतीश कुमार ने मुझे टिकट देने का के लिए बुलाया था। उस वक्त बीजेपी के साथ थे वो और कहा कि आप इलेक्शन लड़िए। मैंने दो जुमले कहा था, बीजेपी के साथ बैठे हुए आप और मैं इलेक्शन लड़ूंगा आपकी पार्टी से। ऐसे बेगैरत की औलाद में नहीं हूँ, मैं एमएलए नहीं रह सकता, एमपी नहीं रह सकता, बीजेपी के साथ वालों के साथ नहीं जा सकता। लेकिन कुछ बेगैरत आपके गए हैं जिनको आप देख रहे हो। 2014 में मैं इलेक्शन लड़ा। आपको मालूम है कि मैं उस वक्त हम लोगों ने राजद से एमएलए थे और उस वक्त बीजेपी के साथ नीतीश कुमार पेपर पे गलत फैसले करवा रहा था। हम लोगों ने अब्दुल बारी शेखी साहब और लोगों ने समझा कि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार बहुत दिन रहेगा तो यहाँ पर दलितों को, पिछड़ों को, अकलियतों को और नुकसान पहुंचाएगा। हम लोगों ने 15-16 आदमियों ने कोशिश की, 14 आदमी खड़े हुए, एक आदमी छूट गया जिसकी वजह से नीतीश कुमार का साथ नहीं दिया जा सका। लेकिन नीतीश कुमार अलग हो गए, मैं भी उनके साथ था। उस वक्त जब बीजेपी से अलग किया था, कुछ बेवकूफ लोग कहते हैं अख्तर ईमान भी उनके साथ था। उनको कह दो कि जब शराब की दुकान गुजर गई थी, जब दूध का दुकान वहां खुला था अख्तर ईमान था, शराब की दुकान में अख्तर ईमान को तुमने नहीं देखा होगा। बीजेपी के साथ जब नीतीश कुमार रहा होगा अख्तर ईमान ने उसका साया भी नहीं देखा है। मैंने उस वक्त रिजाइन किया। आप लोगों को नाराजगी भी हुई थी कि हमने राजद से जिताया और मैं दगाबाजी भी नहीं किया कि राजद से आपने जिताया तो मैं आपका वोट रख दूं। मैंने फौरन रिजाइन किया। उसके बाद उनके साथ गया और एमपी का इलेक्शन लड़ने के लिए आया। बात ये तय पाई थी, 4 आदमी हम लोग थे, सम्राट चौधरी, जावेद इकबाल अंसारी, राम लखन रमन और अख्तर ईमान। बात यही तय पाई थी कि आप एमपी का इलेक्शन लड़िए, रिजाइन करना आपको पड़ेगा। अगर जीतने की पूरी संभावना है, अगर न भी जीतिएगा तो आप चारों को एमएलसी बनाकर हम वजीर बना देंगे। जिन लोगों को मालूम है, तारीख याद है, अखबारों को देख लीजिए कि वो चारों लोग वजीर बनाए गए, वो तीनों लोग वजीर बनाए गए। अख्तर ईमान अगर उस मौके में इलेक्शन हार भी जाता तो वजीर बनता। एमएलए बनने के लिए लोग बेताब हैं। अख्तर ईमान ने अपने जूते के चोट पर वजारत को भी फेंक दिया है। गरीब के बच्चे को उसकी परवाह नहीं है। ये तो उनके लिए दिक्कत की बात है जो बेईमानी और लूटने के लिए जाता है। आपको याद होगा 2015 में लालू प्रसाद जी ने जब मैं एमआईएम को लेकर आया, उस वक्त तनहा एमएलए था हमारा पूर्णिया कटिहार के चलन में। मुझे उसने कहा अख्तर ईमान तुम हमारे पुराने आदमी हो, लोगों को लगा दिया कि तुम पूरा सीमांचल का टिकट बांटो, मेरी पार्टी में आ जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं आपको नेता मानता हूं सर, आपका आदर और सम्मान करता हूं, लेकिन एमआईएम का हमने दामन थामा है, हमको कुछ दिन यहाँ पर मेहनत करने दीजिए। 2014 में जब मैं इलेक्शन लड़ा तो एक वाक्य और बता दूं मैं आपको कि मुझे टिकट दिया नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार के दलालों ने बीजेपी के लोगों से पैसे लेकर बीजेपी के नेता को जिताने का काम किया। और जब मैंने रिजाइन किया था तो लोगों ने कहा था कि अख्तर ईमान ने पागलपन किया, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे तो इनकी आदत ऐसी लगती है जदयू की कि तलाक भी हो जाए फिर छुप छुप के अपनी बीवी से मिलता है, वो औरत अपने शौहर से मिलता रहे। शरण ये दुरुस्त नहीं है और मैंने इस काम को करना पसंद नहीं किया और मैंने उस वक्त इलेक्शन छोड़ दिया। लेकिन आपको मालूम है कि गठबंधन के लोग 18 महीने के बाद फिर बीजेपी में चले गए थे या नहीं गए थे, मुझे याद दिलाइए। अख्तर ईमान ने राजद को छोड़ा था तो रिजाइन कर दिया था। उन बेगैरतों को पूछो कि जिसने गठबंधन के नाम पर वोट लिया था, जब बीजेपी के साथ पार्टी गई तो उसकी गैरत कहां मर गई थी कि रिजाइन नहीं कर सका। वो बेगैरत अख्तर ईमान का मुकाबला करेगा। फिर क्या हुआ कि मैंने अपनी पार्टी में मेहनत की और फिर एक साहब को किशनगंज से मैंने जिताया। आप लोगों ने मदद की, फिर आप लोगों ने हमको 5-5 आदमी जिताया। 2019 में फिर लालू जी के यहाँ से फोन आया कि मौलाना का इंतकाल हो गया है, आप हमारी टिकट पर इलेक्शन लड़िए। कांग्रेस के लोगों ने दिल्ली से हम पर जोड़े डाला कि मैं आ जाऊं कांग्रेस में। अल्लाह शाहिद है, मैं इलेक्शन में भी आकर हारू या जीतू उसकी बात की परवाह नहीं करता, लोगों बयानी से काम नहीं लेता। अवैसी साहब से मेरे साथियों ने फोन किया कि सर राजद से टिकट का ऑफर है, क्या किया जाए। अवैसी साहब ने कहा अख्तर ईमान भाई को कहिए वो जहां से लड़ेंगे मैं उसकी हिमायत करने जाऊंगा। लेकिन अख्तर ईमान ने फैसला लिया, नहीं, मैं एमआईएम का झंडा यहाँ पर लाया हूं तो मरते दम तक एमआईएम के झंडे को यहाँ नाराज करता हूं। मैं लड़ा, आप लोगों ने मोहब्बत की, आपने मेरी हैसियत से जवाब वोट दिया और थोड़ी कश्ती किनारे में जाकर डूब गई, मैं जीत नहीं सका। लेकिन आपको मालूम है कि उसके बाद फिर मैं इलेक्शन लड़ा
और हमारे बारे में अभी पीके को आप लोग जानते हैं, प्रशांत किशोर को जानते हो नौजवान सब बाखबर हो, प्रशांत किशोर इलेक्शन मैनेजमेंट का बड़ा आदमी है। अभी वो अपना नई पार्टी बनाया है, पटने में उनसे हम लोगों की मीटिंग हुई, मुलाकात चाह रहे थे, वो मुलाकात हुई, वहां पर गवाही दिया, मौजूद है फरहान भी यहाँ पर और 4 आदमी हम लोग थे, गवाही दिया कि अख्तर साहब 2015 में मैंने कहा कि भाई आप तो उस वक्त पूरा नीतीश जी के साथ ही मिस्टर क्लीन कहते थे, कहा कि करीब जाकर देखने का मौका मिला कि यह आदमी कितना गंदा है। और अख्तर साहब मैं गवाही देता हूं आपको, 2015 में आप हारे नहीं थे, नीतीश कुमार ने पूरे बिहार के इलेक्शन कैंपेन का मुझे प्रभारी बनाया था, लेकिन मुझे एक टास्क दिया था, कोई भी जीत कर आ जाए अख्तर उल ईमान को आने नहीं देना है। ये शरारत हुई थी 2015 में, अख्तर उल ईमान हारा नहीं था, अख्तर उल ईमान को हराया गया था। मैं हार गया लेकिन अपने मंजिल से दूर न हुआ, और आपके एहसान के ये कौन से जुमले मैं बताऊं कि आपने इसी गरीब के बेटे को अपना रहबर जाना, अपना खादिम जाना, और मेरे कहने पर एक ऐसे शख्स को जिता दिया जो मुखिया का इलेक्शन भी नहीं जीत सका था और हार गया था, उसको भी जिता दिया। बहरहाल उनका अमान वो जाने, वो जवाब देंगे अपने दगाबाजी का, लेकिन हमने बिहार की तारीख में एक नया रोल अदा किया। अभी अबू आलम कह रहे थे, बड़े बड़े नेता हुए, टिकट काट दिया गया, इलेक्शन लड़ने की हिम्मत नहीं किया, अलग पार्टी बनाने की हिम्मत नहीं किया। आजादी के इन 75-76 सालों में अगर असेंबली के दरमियान में कोई एक मुस्लिम लीडरशिप के दरमियान में कोई पार्टी दाखिल होती है, उसका नाम MIM है और उसके लीडर का नाम अख्तर उल ईमान आपने तारीख में लिखवाया है। और पहली बार असेंबली में जाकर बगैर किसी के हुक्म के बोलने की आजादी मिली। कल तक राजद में था कि आप बोलने देगा तब बोला जाएगा। मौलाना मरहूम जैसे, मौलाना मरहूम मकबूल जैसे बलिग नजर आदमी, तफक्कुर जिसको अल्लाह ने दिया, और जब तलाक के बिल की बात आई तो मौलाना को भी कांग्रेस ने बोलने नहीं दिया। जब मैं राजद में था, जब हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में दूरी पैदा करने के लिए सूरज नमस्कार का मामला आया, झाजी यहाँ पर बैठे हुए, वो सूरज नमस्कार करें, मेरे आंख में तो चिलबिली नहीं जाती, मैं नमाज पढ़ता हूँ, उनके पेशानी में तो चोट नहीं आती। अरे धर्म यही है कि दूसरे के धर्म का आदर करो और अपने धर्म का पालन करो, यही तो सारा मजहब कहता है। लेकिन ये बेईमान लोग हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने के लिए जब कहा, अख्तर उल ईमान वहां भी चुप नहीं रह सका और आपकी दीन और शरीयत की हिफाजत के लिए खड़ा हो गया। और आज असेंबली में जब भी कोई मामला आता है, अब किसी की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि एक आजाद पार्टी को आपने जिताया है तो अख्तर उल ईमान खड़ा होकर हर बात को रखता है। आपको उस दिन खुशी हुई होगी जाति आधारित गणना के लिए, जब दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग हुई थी, कोई मंत्री नहीं जा सका था, लेकिन आपका बेटा अख्तर उल ईमान को ले जाना नीतीश कुमार की मजबूरी थी, चूंकि संविधान में है कि अलग पार्टी से जो जीत कर आया है उस नेता को भी आगे की कुर्सी में बैठाना होगा। मैं गया वहां पर, अभी जाति आधारित जनगणना की मीटिंग हुई, नीतीश कुमार जी को बुलाना पड़ा, अकेले था तब भी। जब ये 4 लोगों को झगड़ा हुआ एक दिन पहले असेंबली में, पूर्णिया को हमारा उप राजधानी बनाइए, तो काफी झगड़ा हो गया मुख्यमंत्री से, और वो कहा ताना दिया हमको, अरे आप जैसा कर रहे अकेले रह जाइएगा। तो मैंने भी कह दिया कि जुग दिन आप भी अपनी जगह पर नहीं रह पाइएगा। हमारे वो 4 लोग जोड़ कर लेके चला गया, लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं। लेकिन आज उसको बुलाना पड़ रहा है हमको, क्योंकि मैं एक आजाद पार्टी से जीत कर गया हूं और मेरी अपनी अलग पार्टी है। पार्टी की ताकत को समझिए, पार्लियामेंट की ताकत को समझिए, सियासी जो तरीके होते हैं उसको समझने का काम कीजिए। एक आदमी जीत कर क्या करेगा? तुम्हारे 10 बन के घर में 10 बेटा पैदा हुआ है तो तुम्हारा 100 बेटा पैदा होगा, उस बेटे को तो और ताकतवर बनाओगे ना, उसका नटी ठीक दोगे क्या? बेटा ने लिखी करूँ ये तो बेवकूफ और अहमक वाली बात होती है, ये तो अहमक वाली बात होती है। एक आदमी क्या करेगा? NRC के कागज को किसने चाक किया? एक ही आदमी था, उसका नाम बैरिस्टर शमसुद्दीन ओवैसी था। पूरे देश में जो शाहीन बाग बना और उसका विरोध हुआ, उसके विरोध का आगाज उसी एक आदमी बैरिस्टर शमसुद्दीन ओवैसी ने किया। अभी तारीख मालूम है, बिल्किस मानो गुजरात में जहां परिंदों ने, ये कुत्ता भी ये कुतिया के साथ सुलूक नहीं करता, 10 आदमी ने मिलकर उसका रेप किया और उनके उन जालिमों को जिनने उसके बेटी के सामने उसका रेप किया, कहीं न कहीं हुकूमत गुजरात ने उसको माफ कर दिया। और आदमी घिन करता है, अपना बेटा भी हो बेटी भी हो, रिश्ता है तो निभाना होगा, लेकिन घिन करता है उससे। लेकिन ये बेशर्म सरकारों ने उनके गले पर माला डाला और कहा ये संस्कारी लोग हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट को मुबारकबाद देता हूं कि जब बिल्किस बानो का यह फैसला आया, कोई एक शख्स की जबान नहीं खुल सकी, कांग्रेसियों की जबान नहीं खुल सकी,
नीतीश कुमार की जबान नहीं